Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में जिसका टाइटल है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर और ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 1 इंडिया चाइना रिलेशन, नंबर 2 जापान, नंबर 3 साउथ कोरिया। ये जापान और साउथ कोरिया जो टॉपिक है ये आपके पेज नंबर 27 पे है और ये ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 25। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस पेज में क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया चाइना रिलेशंस मतलब भारत और चीन के रिलेशंस का मतलब होता है भारत और चीन के बीच संबंध या फिर रिश्ते। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर्स इन एशिया। तो जो भारत है और जो चीन है वो क्या थे, ग्रेट पावर्स थे एशिया में। ग्रेट पावर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत अधिक शक्ति वाले देश थे या फिर महान शक्ति थी या फिर बड़ी शक्ति वाले देश थे एशिया में। बिफोर वेस्टर्न कंट्रीज केम, वेस्टर्न कंट्रीज के आने से पहले, बिफोर वेस्टर्न कंट्रीज केम एंड टुक कंट्रोल, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के आने से पहले और जब उन्होंने इन्हें नियंत्रण किया तब चाइना हैड अ स्पेशल वे ऑफ रूलिंग इट्स सराउंडिंग एरियाज, दैट इज ट्रिब्यूटरी सिस्टम। मतलब चाइना के पास एक स्पेशल वे है, मतलब एक विशेष तरीका है जिसके जरिए वो क्या करता है, रूलिंग इट्स सराउंडिंग एरियाज, मतलब अपने आसपास के क्षेत्रों में शासन करता है। एंड मैनी प्लेसेस लाइक मंगोलिया, कोरिया, तिब्बत एक्सेप्टेड चाइनाज अथॉरिटी। और जो बहुत सारी ये जो प्लेसेस हैं जैसे कि मंगोलिया हो गया, कोरिया हो गया या फिर तिब्बत हो गया, उन्होंने क्या किया, चीन के अधिकार को स्वीकार किया। Similarly, Indian kingdoms also spread their influence outside their borders। उसी प्रकार जो इंडियन किंगडम्स थे, मतलब जो भारतीय राज्य थे, उन्होंने क्या किया, ऑल्सो स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस आउटसाइड देयर बॉर्डर, अपनी सीमाओं के बाहर अपना प्रभाव फैलाया। बट इंडिया एंड चाइना रियली इन्फ्लुएंस द सेम एरियाज, लेकिन शायद ही कभी भारत और चीन रियली इन्फ्लुएंस द सेम एरियाज, मतलब शायद ही कभी समान क्षेत्रों को प्रभावित किया। सो देयर वॉज वेरी लिटिल पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, इसलिए उनके बीच बहुत कम राजनीतिक या सांस्कृतिक संपर्क था। दिस मेड बोथ कंट्रीज अनफेमिलियर विथ ईच अदर। इसकी वजह से जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे से क्या थे, अनफेमिलियर थे, मतलब अनजान थे या फिर अपरिचित थे। एंड इन द 20th सेंचुरी और 20वीं शताब्दी में when they had to deal with each other, और जब उन्हें एक दूसरे के साथ व्यवहार करना पड़ा, it was difficult to form a clear foreign policy। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्या बनाना, एक क्लियर फॉरेन पॉलिसी, मतलब एक क्लियर विदेश नीति बनाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पोस्ट इंडिपेंडेंस रिलेशन, अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद के कैसे रिश्ते थे या संबंध थे दोनों देशों के बीच में। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तब जब भारत इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद हो जाता है ब्रिटिश रूल से, एंड चाइना ऑल्सो रिमूव्ड फॉरेन रूलर्स, और चीन ने भी क्या किया था, जो फॉरेन रूलर्स थे उन्हें रिमूव कर दिया था, अर्थात विदेशी शासकों को उसने हटा दिया था। पीपल होप्ड बोथ कंट्रीज वुड वर्क टुगेदर फॉर एशिया डेवलपमेंट। तो जो लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं ये आशा थी कि जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे के साथ कार्य करेंगे, किसके लिए, एशिया के डेवलपमेंट के लिए, अर्थात एशिया के विकास के लिए। देयर वॉज अ शॉर्ट टाइम व्हेन पीपल यूज दी स्लोगन, तो ये काफ़ी कम समय के लिए था
जब जो लोग थे वो एक नारा यूज करते थे जिसे कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, अर्थात इंडियंस एंड चाइनीज आर दी ब्रदर्स। बट सून देयर वर प्रॉब्लम्स, लेकिन जल्द ही क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गए, मतलब कुछ संकट आ गए या फिर कुछ समस्याएं हो गई। जैसे चाइना टुक ओवर तिब्बत इन 1950, चाइना ने क्या किया, तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लिया 1950 में। सेकंड, देयर वर बॉर्डर इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बॉर्डर इश्यूज थे, मतलब कि सीमा विवाद हो गए भारत और चीन के बीच में, खास करके कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में और अक्षाय चिन में जो कि लद्दाख में है। अब हम बात करेंगे 1962 वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट, मतलब 1962 के युद्ध के बारे में बात करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ा। इन 1962 इंडिया एंड चाइना हैड अ बॉर्डर वॉर, तो 1962 में भारत और चीन के बीच में एक बॉर्डर युद्ध होता है, अर्थात एक सीमा युद्ध होता है। इंडिया लॉस्ट दी वॉर, और उस युद्ध में भारत हार जाता है। दिस वॉर हैड लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और इस युद्ध का कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट को हिंदी में कहते हैं दीर्घकालिक प्रभाव। अब हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशन, दैट इज टॉक एंड मीटिंग्स बिटवीन द टू वर रिड्यूस अंटिल 1976। तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था, मतलब जो राजनयिक संबंध था जिसमें बातचीत आता है या फिर मीटिंग आता है, दोनों देशों के बीच में काफ़ी कम हो गया था। कब तक, 1976 तक। फ्रॉम द लेट 1970s चाइनाज लीडरशिप चेंज, तो लेट 1970 से क्या देखा जाता है, जो चाइना की जो लीडरशिप होती है, अर्थात जो उसका नेतृत्व है, उसमें क्या होता है, बदलाव होता है। चाइना बिकेम मोर प्रैक्टिकल एंड लेस आइडियोलॉजिकल। चाइना कैसा बन जाता है, मोर प्रैक्टिकल, मतलब कि वो अधिक व्यवहारिक बन जाता है, और लेस आइडियोलॉजिकल मतलब कम वैचारिक बन जाता है। एंड इट वॉज विलिंग टू इम्प्रूव, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इच्छुक था, तैयार था क्या करने के लिए, टू इम्प्रूव रिलेशन विद इंडिया, मतलब कहीं ना कहीं भारत के साथ अपने जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, उसे उसमें सुधार करने के लिए। इन 1981 both countries started talks to solve the border problem। 1981 में दोनों देशों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया, किसके लिए, जिसके जरिए जो भी बॉर्डर प्रॉब्लम्स है, मतलब जो भी सीमा समस्याएं हैं, उसे वो सॉल्व कर सकें, उसका वो हल ढूंढ सकें। अब हम बात करते हैं इंडिया चाइना आफ्टर कोल्ड वॉर, कि इंडिया मतलब भारत और चीन शीत युद्ध के बाद उसकी बात करते हैं। आफ्टर द कोल्ड वॉर एंडेड, तो जब शीत युद्ध खत्म हो जाता है, बिग चेंजेस कीम इन इंडिया चाइना रिलेशन, बड़े बदलाव होते हैं भारत और चीन के रिश्ते में, संबंध में। द रिलेशनशिप बिकेम स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक, जो भारत और चीन का संबंध है वो कैसा बन जाता है, स्ट्रेटेजिक बन जाता है। स्ट्रेटेजिक बन जाता है अर्थात रिलेटेड टू नेशनल इंटरेस्ट, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेटजी को कहते हैं रणनीतिक बन गया। ओके, उसमें क्या आता है, रिलेटेड टू नेशनल इंटरेस्ट, मतलब राष्ट्रीय हित से संबंधित हो गया था। एंड इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। बोथ कंट्रीज स्टार्टेड सीइंग देमसेल्फ एज राइजिंग ग्लोबल पावर, दोनों देश एक दूसरे को कैसे देख रहे थे कि वो एक राइजिंग ग्लोबल पावर है, मतलब बढ़ती वैश्विक शक्तियां हैं। एंड wanted टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते थे, किसमें, इन दी आसियान इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, मतलब कि जो आसियान की अर्थव्यवस्था है और जो राजनीति है उसमें। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 26 को। चलिए इस पेज में क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया चाइना रिलेशन कंटिन्यूड, इस पेज में भी हम कहीं ना कहीं भारत और चीन के जो रिश्ते थे उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन दिसंबर 1988, तो जो राजीव गांधी हैं वो चाइना में विजिट करते हैं, कब, दिसंबर 1988 में। हेल्प इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इसकी वजह से जो रिश्ते थे भारत और चीन के बीच में वो कहीं ना कहीं और बेहतर हुए, उसमें उसमें कुछ ना कुछ सुधार हुए। आफ्टर दैट विजिट, उस विजिट के बाद बोथ कंट्रीज ट्राई टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, दोनों देशों ने कोशिश किया कि जो उनके लड़ाई झगड़े हैं उसे कम किया जाए। एंड कीप पीस ऑन दी बॉर्डर, और कहीं ना कहीं सीमा पे शांति बनाए रखा जाए। दे साइन डील्स टू वर्क टुगेदर, उन लोगों ने कुछ डील साइन किए जिसमें वो साथ में कार्य करेंगे, किसके ऊपर, किन एरियाज के ऊपर, जैसे कि इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, मतलब विज्ञान, साइंस का मतलब होता है विज्ञान, टेक्नोलॉजी का मतलब
प्रौद्योगिकी और कल्चर का मतलब संस्कृति एटसेट्रा। थर्ड, दे ओपन 4 प्लेसेस फॉर ट्रेडिंग ऑन द बॉर्डर। उन्होंने 4 प्लेस ओपन किए किसके लिए? ट्रेडिंग ऑन द बॉर्डर के लिए, मतलब सीमा पर व्यापार के लिए। अब हम बात करेंगे इंडिया चाइना ट्रेड के बारे में, अर्थात भारत और चीन के व्यापार के बारे में। फर्स्ट, ग्रू 30% पर ईयर सिंस 1999। तो 1999 से देखा जाए तो कितने प्रतिशत हर साल बढ़ रहा है? 30%। सेकेंड, ट्रेड वेंट फ्रॉम $338 million that is in 1992 to over $84 billion in 2017। that's a huge jump। तो जो व्यापार था जो पहले 1992 में कितने का था? $338 million का था, अब कितना अधिक बढ़ गया है? $84 billion हो गया है, जो कि 2017 में हो गया है। इसको कह सकते हैं एक ह्यूज जंप हुआ है दोनों के बीच में व्यापार को लेकर के। अदर कोऑपरेशन की बात करते हैं, मतलब अन्य सहयोग के बारे में बात करते हैं। बोथ कंट्रीज वर वर्किंग टुगेदर इन एरियाज लाइक। तो जो दोनों देश एक दूसरे के साथ कार्य कर रहे थे, कौन से एरियाज में, कौन से क्षेत्र में? लाइक एनर्जी एंड ग्लोबल ट्रेड, लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइक एनर्जी एंड ग्लोबल ट्रेड को क्या कहेंगे? ऊर्जा और वैश्विक व्यापार में। न्यूक्लियर एंड मिलिट्री इश्यूज। अब हम बात करेंगे परमाणु और सैन्य मुद्दों के ऊपर। इन 1998 इंडिया टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन। 1998 में भारत ने टेस्ट किया था क्या? न्यूक्लियर वेपन को, अर्थात परमाणु हथियार को। इंडिया सेड इट वाज ड्यू टू थ्रेट्स फ्रॉम चाइना। इंडिया ने कहा था कि ये इसलिए टेस्ट कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि चाइना से उसे थ्रेट मिलेगा, अर्थात थ्रेट को हम कह सकते हैं कि उसे धमकी मिलेगी। उसको ये आशंका था कि चाइना उसे धमकी देगा। बट दिस डिड नॉट स्टॉप द टू कंट्रीज फ्रॉम वर्किंग टुगेदर मोर। मतलब लेकिन इससे दोनों देशों के बीच और अधिक सहयोग करने की प्रक्रिया नहीं रुकी। चाइना चाइना हेल्प पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। चीन ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम थी, अर्थात परमाणु कार्यक्रम थे, उसमें उसकी मदद की। विच वरिड इंडिया, जिसकी वजह से भारत को हमेशा क्या होती थी? चिंता होती थी। चाइनाज मिलिट्री टाइज विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार ऑल्सो कंसर्न इंडिया। जो चीन का जो मिलिट्री टाइज था, जो सैन्य संबंध था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो चाइना का जो चीन का जो मिलिट्री टाइज था, अर्थात जो सैन्य संबंध था, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ। इट ऑल्सो कंसर्न इंडिया, भारत को भी चिंतित करता था। स्टिल दीज इश्यूज डिड नॉट लीड टू मेजर कॉन्फ्लिक्ट। फिर भी इन मुद्दों से कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे इंक्रीजिंग कोऑपरेशन के बारे में, मतलब सहयोग बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग कोऑपरेशन मतलब सहयोग का बढ़ना। बोथ कंट्रीज आर टॉकिंग मोर ऑफन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। दोनों कंट्रीज होती हैं एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही हैं और बेहतर तरीके से। दे आर इम्प्रूविंग, तो कहीं ना कहीं उसमें दोनों एक क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब सुधार कर रहे हैं। क्या? फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब परिवहन और संचार। सेकेंड है ट्रेड एंड इकोनॉमी, मतलब व्यापार और अर्थव्यवस्था। थर्ड है दैट इज म्यूचुअल इंटरेस्ट एट द ग्लोबल लेवल, मतलब हम कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर पारस्परिक हित। दिस कोऑपरेशन इज स्लोली क्रिएटिंग अ मोर पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो ये जो सहयोग हम देख रहे हैं, इसकी वजह से धीरे धीरे क्या क्रिएट हो रहा है? एक मोर पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब सकारात्मक और मजबूत रिश्ते बिटवीन इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन के बीच में। रीसेंट टेंशंस। अब हम बात करेंगे जो प्रेजेंट या जो रिसेंटली कुछ टेंशंस हुए, अर्थात टेंशन को हम कह सकते हैं तनाव। लेटली द रिलेशनशिप हैज़ बिकम वीकर। तो हम कह सकते हैं जो भारत और चीन के जो संबंध हैं या फिर जो रिश्ते हैं वो क्या हो गए? वीक हो गए, मतलब कमज़ोर हो गए। रीजंस इंक्लूड। अब हम बात करते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट, चाइनाज क्लोजनेस विथ पाकिस्तान, मतलब चीन की जो नज़दीकियाँ हैं पाकिस्तान के साथ, पहला रीज़न वो हो सकता है। सेकेंड, चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट इंडिया, मतलब कि चाइना जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ। सपोर्ट मतलब वो उसका पक्ष लेता है या उसे सहारा देता है या उसका समर्थन करता है या फिर उसको कहीं ना कहीं सहारा देता है, सहायता करता है। थर्ड, इंडियाज कंसर्न ओवर चाइनाज पोजीशन ऑन टेररिज्म। भारत को चीन की आतंकवाद पर स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं चिंता है।
अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 27 को, दैट इज बॉक्सेस, जो कि जिसमें हम बात करेंगे जापान के बारे में और साउथ कोरिया के बारे में। चलिए इस पेज में क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जापान के बारे में। जापान इज फेमस फॉर ब्रांड्स लाइक, तो जापान जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन से ब्रांड्स के लिए? जैसे कि सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, केनॉन हो गया, सुजुकी हो गया, होंडा हो गया, टोयोटा हो गया, मज्दा हो गया। नोन फॉर हाई टेक प्रोडक्ट्स, जापान जाना जाता है अपने हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए, बट हैज़ वेरी फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन जापान के पास बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। एंड इम्पोर्ट्स मोस्ट रॉ मटेरियल्स, तो इसलिए जापान क्या करता है, वो अधिकांश अधिकांश कच्चे माल का आयात करता है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जापान ग्रू वेरी फास्ट, जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। एंड ज्वाइन दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और उसने क्या ज्वाइन किया था, उसने ज्वाइन कर लिया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और कब ज्वाइन किया था? वो ईयर था 1964। बाय 2017 जापान बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 2017 तक जापान बन जाता है सबसे बड़ी तीसरे नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी, अर्थात हम कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो तीसरे नंबर पे आती है। एंड इज द ओनली एशियन कंट्री, और ये इकलौता एशियन कंट्री था जो कि G7 ग्रुप का मेंबर था। इट इज़ द 11th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये 11वें नंबर पर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया का, मतलब सबसे अधिक आबादी वाला देश। न्यूक्लियर वॉर इम्पैक्ट, अब हम बात करेंगे परमाणु युद्ध का प्रभाव। जापान इज द ओनली कंट्री दैट सफर्ड एटॉमिक बॉम्बिंग्स, जापान एक इकलौता ऐसा देश है जिसने सफ़र किया एटॉमिक बॉम्बिंग, जिसने परमाणु बमबारी झेली। इट गिव्स 10% ऑफ द यूनाइटेड नेशन बजट, तो जापान जो है वो 10% यूनाइटेड नेशन बजट में कंट्रीब्यूट करता है, मेकिंग इट द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, जो इसे मतलब सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बनाता है, सबसे बड़ा योगदान करता दूसरे नंबर पे। जापान हैज़ हैड मिलिट्री अलायंस विद द यूएस सिंस 1951, जापान के पास क्या है, एक मिलिट्री अलायंस है, अर्थात सैन्य गठबंधन है, किसके साथ? यूएस के साथ। कब से है? 1951 से है। जापान कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट गिव्स अप वॉर एंड फोर्स एज अ वे टू सेटल डिस्प्यूट, जापान के संविधान में कहा गया है कि वो युद्ध और बल का प्रयोग करके विवादों का समाधान करने से त्याग करता है। जापान स्पेंड्स लिटिल ऑन मिलिट्री, जापान जो है वो बहुत कम खर्च करता है, किसके ऊपर? मिलिट्री के ऊपर, सैन्य के ऊपर। ओनली 1% ऑफ GDP, बट स्टिल हैज सेवेंथ लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन तब भी जापान के बाद पास क्या है? सेवेंथ लार्जेस्ट मिलिट्री है दुनिया की, अर्थात मतलब कि कह सकते हैं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, सैन्य सेना है इसके पास 7वें नंबर की इस दुनिया में। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट इज प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक जापान कैन बी कॉल्ड अ सेंटर ऑफ पावर टुडे, क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो जापान है हम उसे कह सकते हैं कि वो एक सेंटर ऑफ पावर है आज, मतलब टुडे, क्या आज वो सत्ता का केंद्र है? सेकेंड, also try to find out about recent agreement and meetings between India and Japan, ये भी कोशिश करिए पता लगाने की अगर कोई इंडिया और जापान के बीच में कोई रीसेंट मीटिंग हुई हो तो उनके बीच में क्या एग्रीमेंट साइन हुआ हो, या फिर मतलब क्या डील साइन हुए हों उसके बारे में। आपके पेज नंबर 27 पे एक इमेज बना हुआ है, वो है आशिमो का इमेज। आशिमो जो है वो आपके पेज नंबर 27 पे राइट हैंड साइड पे ये इमेज है। आशिमो द मोस्ट एडवांस रोबोट वॉकिंग वाइल होल्डिंग हैंड्स विद अ पर्सन, तो ये आशिमो रोबोट रोबोट जो है वो मोस्ट एडवांस है और वो चल रहा है एक पर्सन का हाथ पकड़ करके, उसमें ये इमेज में दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे साउथ कोरिया के बारे में, जो कि पेज 27 पे ही है, बॉटम साइड पे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड कोरिया वॉज डिवाइडेड इनटू, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो कोरिया है वो डिवाइड हो जाता है, उसका विभाजन हो जाता है। किस में? फर्स्ट है साउथ कोरिया जिसे हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और सेकेंड है नॉर्थ कोरिया जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया।
डिवीजन हैपन एट 30th पैलर। तो ये जो बंटवारा हो रहा है या जो ये विभाजन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? 30th पैलर में हो रहा है, पैलर पर हो रहा है। द कोरियन वॉर, जो कोरियन युद्ध है वो कब से कब तक चला? 1950 से लेके 53 तक। एंड कोल्ड वॉर, और जो शीत युद्ध था, मीट टेंशन वॉर्स, मतलब इन्होंने तनाव को और भी अधिक बदतर बना दिया था। बोथ कोरियाज ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ऑन 17 सितंबर 1991। तो जो नॉर्थ कोरिया है और जो साउथ कोरिया है दोनों ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था 17 सितंबर 1991 को। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, मतलब आर्थिक विकास के बारे में। फ्रॉम द 1960s टू 1980 साउथ कोरिया बिकेम एन इकोनॉमिक पावर। तो 1960 से लेके 1980 तक जो साउथ कोरिया है वो क्या बन जाता है? एक इकोनॉमिक पावर बन जाता है, मतलब एक आर्थिक शक्ति बन जाता है। कॉल द मिराकल ऑन दी हान रिवर, मतलब इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया हान नदी पर चमत्कार। इट बिकेम एन OECD मेंबर इन 1996। तो जो साउथ कोरिया है वो बन जाता है OECD का मेंबर। कब बनता है? 1996 में। बाय 2017 इट हैड द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2017 तक इसके पास दुनिया की, हम कह सकते हैं, 11वें नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। मतलब सबसे इतनी अधिक हम अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की। एंड वॉज द 10th हाइएस्ट मिलिट्री स्पेंडर, और ये 10वें नंबर पे क्या था? सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, अर्थात मानव विकास के बारे में। अकॉर्डिंग टू 2016 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, साउथ कोरिया रैंक 18th इन द वर्ल्ड। तो अगर आप 2016 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट देखें तो उसमें जो साउथ कोरिया को रैंक मिली है वो है 18 इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। रीजंस फॉर ग्रोथ, अब हम बात करेंगे कि क्या कारण थे इस ग्रोथ के, इस विकास के। तो पहला है गुड एजुकेशन, मतलब अच्छी शिक्षा। सेकेंड है लैंड रिफॉर्म, मतलब भूमि सुधार। थर्ड है स्ट्रॉन्ग रूरल डेवलपमेंट, मतलब मजबूत ग्रामीण विकास। फोर्थ है स्किल्ड ह्यूमन वर्कर्स, मतलब कुशल कामगार। फिफ्थ है फेयर इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब निष्पक्ष आर्थिक नीतियां। सिक्स्थ है गवर्नमेंट्स रोल इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, मतलब कि हम कह सकते हैं सरकार की भूमिका किसमें? इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस में, मतलब बुनियादी ढांचे के निर्माण और शासन में। ब्रांड्स लाइक सैमसंग, एलजी, हुंडई आर वेल नोन इन इंडिया टू। तो ये जो ब्रांड्स हैं जैसे कि सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, हुंडई हो गया, ये भी भारत में क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, या भारत में भी ये लोकप्रिय हैं। फाइंड आउट अबाउट रिसेंट डील एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। कोशिश करिए ये पता लगाने की कि अगर इंडिया और साउथ कोरिया की कोई रिसेंट में मीटिंग हुई हो तो उसमें क्या रिसेंट डील साइन हुए हैं और क्या कोऑपरेशन है, क्या सहयोग है। आपके पेज नंबर 27 पे एक इमेज बना हुआ है जो कि ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सियोल सिटी नियर दी हान रिवर को शो कर रहा है, मतलब एक सुंदर दृश्य जो कि सियोल सिटी की है, हान रिवर के पास उसे दर्शा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी इस वीडियो में कंटेंट था आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, जेनेसिस पॉलिटिकल साइंस की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस फॉर टुमारो। आप सभी को कल के लिए अग्रिम रूप से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।